हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 6। हमें पता है इनमें से कुछ एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। 6.1 रेट ऑफ चेंज वो डिलीट हो गया है। 6.4 अप्रॉक्सीमेशन ये डिलीट हो गया है। हमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज 6.2, 6.3, 6.5 करनी है और साथ में मिसलेनियस। ठीक है, तो जो डिलीट हो गई है वो मैं अपनी इन वीडियोज़ में नहीं डाल रही हूँ। इन फ्यूचर में उनकी वीडियोस भी बनाकर यहाँ पर पोस्ट करूँगी, तब आप देख सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम उनको नहीं बना रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें करना क्या है इस चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन मीन्स इनका एक्चुअल में कहाँ पर अप्लाई होना है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। 6.1 रेट ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी, बट अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई है, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ। इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम जब भी किसी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम जब भी किसी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि ये कर्व कहाँ इंक्रीज कर रही है, कहाँ ये डिक्रीज कर रही है, कहाँ पर इसका पीक पॉइंट आया। तो इन सब की रिक्वायरमेंट हमें होती है, जो कि हमें डेरिवेटिव से मिल सकता है। आप लोगों ने 9th-10th क्लासेस में लाइन के ग्राफ बनाने सीखे हैं, ठीक है। 11th में हमने रफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल ये भी सीखा है। बट जब हमें कोई एक्चुअल डायग्राम बनाना होता है या फिर कोई ऐसी कर्व है जो हमारी नोन नहीं है, उसको ड्रॉ करने में हमारा डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा किसी कर्व का कि ये कर्व कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रही है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कर्व कुछ इस तरह से बना दी, तो आपको दिख रहा होगा ये कर्व बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इन दिस इंटरवल दिस कर्व इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम कि यहाँ पर मान लीजिए कोई है x1, तो यहाँ पर हमारा fx आ रहा है fx1, ठीक है। मैं थोड़ा आगे गई x2, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है ये fx2। आप आगे और जाएंगे x3, तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा fx3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे fx की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है ना। अगर x1 लेस देन x2 था तो fx1 जो है वो भी लेस देन fx2 है। दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड इंक्रीजिंग कर्व, क्लियर। ऐसे ही डिक्रीजिंग कर्व पे आते हैं। डिक्रीजिंग कर्व क्या है, इस तरह से अगर मैं कर्व बना लूं, ठीक है, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल देखूं तो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में ये कर्व मेरी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं कोई x1 लेती हूँ तो fx1 मेरा ये आ रहा है ना। थोड़ा आगे गए x2, तो fx2 कम हो गया। तो डिक्रीजिंग कर्व में क्या होता है, x1 लेस देन x2 है, बट fx1 is greater than fx2. This type of curve is called decreasing curve, clear। तो यहाँ पर अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 भी छोटा है fx2 से, बट यहाँ पर अगर x1 छोटा है x2 से fx1 बड़ा है fx2 से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड डिक्रीजिंग एंड दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। तो अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता हो तो हम एक रफ डायग्राम बना सकते हैं अपने कर्व का, क्लियर। अगर हम एक कर्व ले लें, ये कर्व मेरी डिक्रीजिंग है, ये कर्व भी मेरी डिक्रीजिंग है, बट इन दोनों की शेप में फर्क है। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड दिस इज डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इसको डिक्रीजिंग बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल भी हो गई है ना। बड़ी नहीं है, इंक्रीज नहीं कर रही है, बट डिक्रीज किया, फिर इक्वल हुआ, देन अगेन डिक्रीज करा। दिस कर्व इज कॉल्ड डिक्रीजिंग कर्व
and this curve is called strictly decreasing curve. ठीक है. Similarly, this is strictly increasing. ठीक है, इंक्रीजिंग को मैंने एक रफ साइन दे दिया, डिक्रीजिंग को भी एक रफ साइन दे दिया. ये आप एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी लिखने के लिए हम इंक्रीजिंग को ऐसे लिख देंगे और डिक्रीजिंग को ऐसे लिख देंगे. ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये इंक्रीज कर रही है यहाँ पर इक्वल हुई, देन अगेन इंक्रीजिंग. दिस कर्व इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ओनली. क्लियर. तो स्ट्रिक्टली और बिना स्ट्रिक्टली जो हम लिखेंगे दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. स्ट्रिक्टली में वो बढ़ता ही रहेगा और अगर हम सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहे हैं तो इट मीन्स कहीं पर इक्वल भी हो सकता है, देन अगेन वो बढ़ता रहेगा. ठीक है, ये डिक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है. ठीक है, अगर कोई कर्व हमारी ऐसी है तो ये कर्व क्या है, ए से लेकर बी इंटरवल तक इंक्रीज कर रही है, बी से लेके सी इंटरवल तक डिक्रीज कर रही है ना. ए टू बी दिस कर्व इज इंक्रीजिंग, बी टू सी दिस कर्व इज डिक्रीजिंग. बट अगर हमें चेक करना हो ए टू सी अगर हमसे बोला गया है कि चेक करो इज दिस कर्व इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन इट्स आंसर विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ए टू बी इट्स इंक्रीजिंग, बी टू सी इट्स डिक्रीजिंग. बट अगर ए टू सी बताना हो देन ए टू सी इट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. क्लियर. ठीक है, अब कैसे हम बिना कर्व ड्रॉ करे पता लगा पाए कि ये कर्व इंक्रीजिंग है, ये कर्व डिक्रीजिंग है ना. मेन हमें करना ही यही है कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बता पाए कि दिस कर्व इज इंक्रीजिंग और नॉट, और उसके बाद उसका रफ डायग्राम बना पाए. और मैंने यहाँ पे क्या करा है, डायग्राम बता के आपको मीनिंग समझाया है, लेकिन डायग्राम बनाना इतना ईजी नहीं है. ठीक है, तो हम कैलकुलेशन से बताएंगे अब कि ये कर्व इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है. तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से. पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं. डेफिनेशन इज लेट f be a function defined on an interval I is any subset of R. F is called strictly increasing in I if x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belong to I. तो अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, अगर हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं इस इंटरवल की, तो अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 भी छोटा होना चाहिए fx2 से, है ना. अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 भी छोटा होना चाहिए fx2 से. दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड इंक्रीजिंग कर्व. दिस इज द डेफिनेशन. ठीक है, ऐसे ही अगर हम डेफिनेशन दे f इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन I if x1 less than x2 implies fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 belong to I. means अगर x1 छोटा है x2 से, ठीक है, आपको दिख रहा होगा x1 छोटा है x2 से, बट fx1 जो है वो बड़ा आ रहा है fx2 से, fx1 बड़ा है fx2 से. तो अगर ऐसी कर्व है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है, और अगर हम बिना स्ट्रिक्टनेस की बात करें, f इज नॉर्मल. अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें इन I, तो इंक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं पे इक्वल भी हो सकता है, देन अगेन इंक्रीजिंग. तो इसमें क्या है, अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2. तो ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पर fx1 इक्वल भी हो जाए fx2 के. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x1 यहाँ से उठाऊं, x2 यहाँ से उठाऊं,
तो fx1 और fx2 दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और अगर यहाँ और यहाँ से लूंगी तो fx1 छोटा होगा fx2 से, अगर इन दोनों को लिया तो fx1 बराबर होगा fx2 के, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू का साइन लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही f इज डिक्रीजिंग इन i, डिक्रीजिंग की अगर बात कर रहे हैं तो x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, तो ये भी कहीं कहीं पे ग्रेटर और कहीं कहीं पे इक्वल, तो आपको क्लियर हो गया होगा। दीज आर डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव का कोई यूज किया ही नहीं है ना, बिना डिफरेंशिएशन का यूज करे मैं आपको ये कराई जा रही हूँ। और जबकि ये टॉपिक कहाँ आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, इट मीन्स इसमें डेरिवेटिव का भी यूज होगा, ठीक है। तो ये तो है डेफिनेशंस। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हैं उनको भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दीज डेफिनेशंस, बट डेफिनेशन से करना हर बार इजी नहीं होता, ठीक है। तो उसी के लिए एक थ्योरम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए, वहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। पर मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कराना चाह रही हूँ, उस एग्जाम्पल को करने के बाद हम डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक इक्वेशन ले ली, एक फंक्शन ले लिया 3x + 2। आपको प्रूव करना है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जो भी आपको प्रूव करना है इसमें आ जाएगा। तो देखिए इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो सारी डेफिनेशन में क्या है, x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2। उसके बाद हम चेक करेंगे कि fx1 लेस देन fx2 आ रहा है या fx1 ग्रेटर देन fx2 आ रहा है, ठीक है। उसी से डिसाइड हो जाएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम लेकर चलते हैं x1 लेस देन x2, ठीक है। अब मैं इसको ये फंक्शन बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी देखिए, x के साथ 3 लगा हुआ है तो हम भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं है। फिर +2 लगा हुआ है तो हम भी दोनों तरफ +2 कर देते हैं, ऐसा 11th क्लास में आपने इनइक्वालिटी में किया है। तो ये बन गया मेरा क्या, fx1, और ये बन गया क्या, fx2। तो fx1 लेस देन fx2 आ गया, तो आप लेकर चले x1 लेस देन x2 और आप पहुंच गए fx1 लेस देन fx2। दिस इंप्लाइज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ऑन r मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर है, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं इसका, अगर आप ग्राफ बनाएं y = 3x + 2 का अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये एक लाइन है ना, x0 तो y2, y0 तो x आ जाएगा -2/3, ठीक है। कुछ ऐसे ये लाइन बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं करने हैं, हम अपने डेरिवेटिव्स का इसमें यूज करेंगे, तभी ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर में डाला हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन का यूज बताने के लिए एक क्वेश्चन कराया है, आगे के सारे क्वेश्चन हम डेरिवेटिव करके करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। तो क्या है वो थ्योरम जो हम यूज करेंगे सारे क्वेश्चंस में, तो ये आपका थ्योरम है, let f be continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab, then f is increasing in ab if f dash is greater than 0, ठीक है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट है ना। डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मीन्स नो चेंज, इट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा इसमें, कांस्टेंट फंक्शन है तो वहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम है जिससे हम प्रूव कर पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो अपनी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हमें शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पूरे रियल नंबर पे, इट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव,
आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। 3 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड क्वेश्चन, show that the function given by fx equal to e raised to the power 2x is strictly increasing on r। तो फंक्शन हमें दिया है e raised to power 2x, इसको डिफरेंशिएट करा तो कितना आया 2 e raised to power 2x। और हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो उसका डेरिवेटिव भी यही है। ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा, आपको दिख भी रहा है ये इंक्रीजिंग है ग्राफ के थ्रू, और डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आ गया है। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। थर्ड क्वेश्चन, show that the function given by fx equal to sin x is strictly increasing in this, strictly decreasing in this, neither increasing nor decreasing in this interval। स्टार्ट करते हैं इसको। fx आपको दिया है sin x, डिफरेंशिएट किया आपने इसको, तो इसका डेरिवेटिव आया आपका cos x। तो हमें शो करना है 0 to π/2 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव आपने निकाल लिया है। क्या ये डेरिवेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव है? सो इट्स आंसर इज यस, बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव हेयर। सो फर्स्ट पार्ट आपको इंटरवल दिया है 0 to π/2। We know that f dash x is greater than 0 for all x belongs to 0 to π/2, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो डेरिवेटिव जो है इसका cos x वो भी पॉजिटिव है। Therefore f is increasing और strictly increasing in this interval। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इंटरवल इज π/2 to π। π/2 to π में क्या करेंगे, डेरिवेटिव चेक किया इसका, डेरिवेटिव cos x है। π/2 से पाई में इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंड वो पॉजिटिव होते हैं, तो cos x यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब थर्ड इंटरवल हमें दिया है 0 to π। तो 0 to π में आप देख सकते हैं आधे में ये इंक्रीज कर रहा है और आधे में ये डिक्रीज कर रहा है ना। आधे इंटरवल में ये इंक्रीज करा और आधे में ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हाफ में इंक्रीज और हाफ में डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स आवर आंसर विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो एफ इज इंक्रीजिंग, strictly increasing in this interval and strictly decreasing in this interval. So therefore f is neither increasing nor decreasing। ठीक है, तो अगर हमें जिस इंटरवल में पूछा गया है उसमें आधे में इंक्रीज आधे में डिक्रीज करे तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, find the interval in which the function f given by fx equal to 2x square minus 3x is strictly increasing and b part strictly decreasing। इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। अभी जो हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन किए उनमें इंटरवल ऑलरेडी दिए थे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में रियल नंबर दिया था और थर्ड क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी इंटरवल दिए थे। इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल निकालने हैं। अब इंटरवल कैसे निकाले जाते हैं देखिए। मान लीजिए हमने कोई कर्व ड्रॉ करी है, वो कुछ इस तरह से जा रही है, तो हमें ये इंटरवल निकालने पड़ते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, देन फिर डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, देन डिक्रीज कर रही है। तो हमें ये पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम निकाल ले तो हमारे इंटरवल बन जाएंगे, है ना। अब ये पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है इस पर जो टेंजेंट बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस इंटरवल पे जो टेंजेंट बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
ठीक है। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप और एक्स एक्सिस की स्लोप इक्वल होगी। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप इक्वल होती है ना। ये जो मैं टेंजेंट वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है। जब हम 6.3 करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल तो वहां पर आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, पर मैं फिर भी बताना चाहूंगी। ये हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप बराबर होती है, तो इट मीन्स इस टेंजेंट की स्लोप और एक्स एक्सिस की स्लोप इक्वल होगी। ठीक है, और टेंजेंट की स्लोप होती है उस फंक्शन का डेरिवेटिव और एक्स एक्सिस की स्लोप होती है 0, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम अगर एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो वहां से ये पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे। उसके बाद हम इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इंटरवल निकालने होंगे, इन शॉर्ट आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है, वहां से आपके इंटरवल बनेंगे। देन यू कैन इजीली चेक वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वेयर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। एफ एक्स आपको दिया है 2x² माइनस 3x, एफ डैश एक्स आपने निकाला 4x माइनस 3, पुट करा इसको 0 के इक्वल, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x आ गया 3/4। ठीक है, तो आपका इंटरवल बना ये एक ही पॉइंट निकला है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, 3/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो इंटरवल बने, एक माइनस 3/4 इन्फिनिटी 3/4, 3/4 टू इन्फिनिटी। हमें फंक्शन का साइन चेक करना है। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में आप डेरिवेटिव में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इनके बीच की जो आप पुट करना चाहें, कोई भी वैल्यू आप इनके बीच की पुट कर सकते हैं। आपको रफली पुट करके दिखाना है, उसको डेरिवेटिव में पुट करना है। तो मान लीजिए मैं 0 पुट कर देती हूँ। ठीक है, मैं 0 पुट करके देख रही हूँ, तो 4 इंटू 0 माइनस 3, नेगेटिव आया। ठीक है, अब 3/4 टू इन्फिनिटी में कोई भी पॉइंट पुट कर दीजिए, कोई भी पॉइंट, 100, 1000, 1000 कुछ भी पुट कर दीजिए। मैं 100 पुट कर रही हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं पॉजिटिव आया। तो इस इंटरवल पे नेगेटिव आया है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस इंटरवल पे पॉजिटिव आया है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया और यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर ये चीज। अब इसको करने का एक और तरीका है, अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते, इन वैल्यूज को नहीं पुट करना चाहते, तो एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल राइट से स्टार्ट करते हैं और ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे। यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, इसका मतलब इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग आएगा, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, राइट से स्टार्ट करना है और ऐसे बढ़ते जाना है। अगर कोई और पॉइंट होता तो उसके पास पहुंचते, पर कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए यही रह जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, इट मीन्स इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग हो गया, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, उसमें आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसका और करा रही हूँ, जिससे आपको ये क्लियर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, find the interval in which the function given by this is strictly increasing, strictly decreasing. f(x) आपको दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। डेरिवेटिव निकाला आपने, 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, इसको यही मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हमारा f'(x) आया। अब पुट करेंगे इसको 0 के इक्वल। तो अगर आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो दो वैल्यूज आई हैं, एक 3 और एक -2। तो अगर आप वेवी कर्व लगा रहे हैं तो आप डायरेक्टली राइट से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव, फिर 2 पॉइंट आ गया, देन यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी,
पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा -2 टू 3। ठीक है, तो आप ऐसे अपने आंसर्स दे सकते हैं। और अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो आप टेबल बना के भी दे सकते हैं अपने आंसर। आपके इंटरवल बने -∞ टू -2, -2 टू 3, 3 टू इंफिनिटी। आपको डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। -∞ से लेकर -2 के बीच में आप अपने डेरिवेटिव में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर, -3, -7, -10, कुछ भी। तो अगर -10 में यहाँ रख के देखूं तो आप देख सकते हैं ये तो पॉजिटिव रहेगा 6, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैं यहाँ बना देती हूँ साइन को। -10 अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। -10 -3 -13 होता है तो नेगेटिव आया। -10 आप यहाँ पुट करेंगे, -10 + 2 नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस होते हैं, सो पॉजिटिव। -2 से लेके 3 के बीच में कुछ भी पुट कीजिए, सबसे अच्छा नंबर है 0। 0 रख के अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। 6 तो पॉजिटिव रहेगा, तो फाइनल क्या हुआ, नेगेटिव। 3 टू इंफिनिटी में कुछ भी रखिए, मैं 10 रख के देख रही हूँ, पॉजिटिव। यहाँ रखिए 10, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ इंक्रीजिंग आया है और यहाँ डिक्रीजिंग आया है, तो सेम आंसर आया अभी भी। -∞ टू -2 में इंक्रीजिंग, 3 टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, एंड डिक्रीज कहाँ पे करा, -2 टू 3 में, तो यहाँ डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आपको इंटरवल निकालने वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल सेम है 5th और 4th की तरह। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये सारे पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। ई पार्ट जो है यहाँ पर वेवी कर्व मेथड यूज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर बनते हैं उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो जो फैक्टर्स बनते हैं अगर उनके ऊपर इवन पावर लग रखी है, देन आपका वेवी कर्व मेथड आप यूज नहीं कर पाएंगे, उसमें आप टेबल बना के ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसका सिर्फ ई पार्ट करा रही हूँ, बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं। fx इक्वल टू x + 1 टू द पावर 3, x - 3 टू द पावर 3। डेरिवेटिव आपने निकाला, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3x + 1 स्क्वायर, x - 3 क्यूब एज इट इज, प्लस x + 1 क्यूब एज इट इज, इसका आ जाएगा 3x - 3 स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है 3x + 1 स्क्वायर, x - 3 स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा x - 3 + x + 1। यह ठीक है, 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो फाइनल आपके पास बना 3 2 = 6, x + 1 स्क्वायर, x - 3 स्क्वायर, x - 1। यहाँ से मैंने 2 भी कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइज करने वाला काम है ये आप डेरिवेटिव के साथ ही कर लेना, उसके बाद इसको 0 के इक्वल पुट करना। जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक बार x + 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, x - 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। तो ये क्या बने पॉइंट्स हमारे, -1 1 3। तो इंटरवल 1 2 3 4 इंटरवल बन गए, और यहाँ पे आपका वेवी कर्व काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इवन पावर वाले फैक्टर्स आ गए हैं। तो इस केस में आप वेवी कर्व मेथड यूज नहीं करेंगे, आप सीधा टेबल बना के अपना काम करेंगे। एक बना -∞ टू -1, -1 टू 1, 1 टू 3 एंड 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये 4 इंटरवल आपके बन गए। इनमें आपको अपने डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, कोई भी नंबर पुट करके, कोई भी नंबर। तो अगर मैं -∞ से -1 के बीच में यहाँ पर -10 पुट कर दूं, तो आप देख सकते हैं ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे।
बेसिकली हमें यहीं पर साइन चेक करना है ना। 6 हमेशा पॉजिटिव आएगा, x+1 स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा, x-3 स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पे रख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। यहाँ पुट कर दीजिए। अगर आप -10 पुट करते हैं तो -10 -1 -11 नेगेटिव आ रहा है, तो फाइनली नेगेटिव आ रहा है। -1 से 1 के बीच में 0 रख के देख लीजिए, ये सब तो पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 से लेके 3 में कोई भी पॉइंट रख लीजिए, 2 रख दिया मैंने, ये तो पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ 2 रखिए, पॉजिटिव आया। 3 to इन्फिनिटी में कोई भी पॉइंट रख लीजिए, 10 रख दिया मैंने, पॉजिटिव 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 आया। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग। ठीक है, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to -1 यूनियन -1 to 1। इसको मिलाकर एक मत कर देना क्योंकि -1 पे डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, ऐसे ही लिखना यूनियन के साथ। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आप वेवी कर्व लगाते तो आपका ऐसे आता आंसर, जो कि गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर भी डिक्रीजिंग है और यहाँ दोनों ही नीचे हैं डिक्रीजिंग, और इन दोनों पे इंक्रीजिंग आया है। तो यहाँ पर आपका वेवी कर्व यूज़ नहीं हो रहा, बाकी सारे क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर था, इस वजह से यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कर लेना, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।